प्रिय विद्यार्थियों, मैं CS डोटासरा प्रिंसिपल गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना। आज हम बीकॉम पार्ट थर्ड के ABST पेपर फर्स्ट इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स विषय के इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली वीडियोज में मैंने बताया कि पूंजीगत संपत्ति के ट्रांसफर होने पर गत वर्ष में जो लाभ उत्पन्न होता है उसको पूंजी लाभ शीर्षक में योग्य माना जाता है। उसमें ट्रांसफर प्राइस क्या होती है, कॉस्ट टू एक्विजिशन क्या होती है, ट्रांसफर क्या मीनिंग होता है, इन सब बिंदु चर्चा की। और पूंजी लाभ गणना क्या 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 प्रारूप है, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। आज हम कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में पूंजी लाभ गणना कैसे की जाती है उस पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें नंबर 1 है कि बीमित संपत्ति के नष्ट होने पर पूंजी लाभ की गणना। ये विद्यार्थियों, यदि किसी व्यक्ति को गत वर्ष में नीचे दी परिस्थितियों में किसी पूंजी संपत्ति को क्षति के कारण या नष्ट होने के कारण बीमा कंपनी से कोई धन या अन्य संपत्ति प्राप्त होती है, तो ऐसी संपत्ति की प्राप्ति के कारण होने वाले लाभ उस व्यक्ति की उस गत वर्ष की आय माने जाएंगे जिस गत वर्ष में ऐसी संपत्ति प्राप्त होती है। पूंजी लाभों की गणना करने के लिए धन एवं संपत्ति को प्राप्ति तिथि को प्राप्त धन का मूल्य एवं प्राप्त अन्य संपत्ति का उचित बाजार मूल्य एवं संपत्ति के हस्तांतरण के संबंध में प्रतिवर्ष का पूर्ण मूल्य माना जाएगा। संपत्ति को क्षति पहुंचने अथवा नष्ट करने वाली निम्न परिस्थितियां हो सकती हैं: बाढ़, तूफान, बवंडर, भूकंप इत्यादि, दंगा फसाद या नागरिक उपद्रव, आग या विस्फोट, शत्रु द्वारा की गई कार्रवाई या शत्रु का मुकाबला करने के लिए की कार्रवाई, चाहे युद्ध की घोषणा हुई अथवा नहीं। व्यापार रहती है, कच्चा माल चूँकि पूंजी संपत्ति नहीं होता है तो उसके लिए बीमा कंपनी से प्राप्त होने वाले दावे की राशि व्यापार की प्राप्ति होती है। ऐसी राशि पूंजी लाभ शीर्षक की प्राप्ति नहीं होती। ऊपर 4 जो परिस्थितियाँ बताई हैं उनके अलावा अन्य कारणों से यदि पूंजी संपत्ति के संबंध में बीमित राशि प्राप्त होती है तो ऐसी राशि या तो व्यापार तो पैसे की आय शीर्षक की प्राप्ति होगी अथवा अन्य साधनों से आय शीर्षक की प्राप्ति होगी। नंबर 2 है पूंजी संपत्ति को व्यापारिक रहती में परिवर्तित करने की दशा में पूंजी लाभ की गणना। प्रिय विद्यार्थियों, धारा 45(2) के अनुसार यदि किसी पूंजी संपत्ति का स्वामी अपनी पूंजी संपत्ति को गत वर्ष 1983-84 के पश्चात व्यापारिक रहते में परिवर्तित कर लेता है तो इसे व्यापारिक रहते में परिवर्तित किए जाने वाले गत वर्ष में हस्तांतरण माना जाता है। परंतु ऐसे हस्तांतरण से होने वाली आय उस गत वर्ष की आय मानी जाती है जिस गत वर्ष व्यापारिक रहतियों को बेचा जाता है। अथवा अन्य प्रकार से हस्तांतरित किया जाता है। ऐसी स्थिति में परिवर्तन तिथि के उचित बाजार मूल्य को हस्तांतरण से प्राप्त प्रतिफल माना जाएगा तथा इस राशि में से उस पूंजी संपत्ति को प्राप्त करने की लागत घटाकर पूंजी लाभ की गणना की जाती है। ऐसी संपत्ति के वास्तविक विक्रय से प्राप्त प्रतिफल व परिवर्तन तिथि बाजार मूल्य का जो अंतर होता है उसको व्यापारिक लाभ या हानि माना जाता है। पूंजी लाभ वह व्यापार के लाभ की गणना संपत्ति वास्तविक बिक्री वाले वर्ष में की जाएगी। पूंजी लाभ की गणना के लिए परिवर्तन वाले दिन के उचित बाजार मूल्य को हस्तांतरण का प्रतिफल माना जाएगा। प्राप्त करने लागत को सूचकांकित करने के लिए परिवर्तन वाले गत वर्ष के लागत प्रसार सूचकांक को ही हस्तांतरण के वर्ष का लागत सूचकांक मानते हुए उसकी गणना की जाती है। विद्यार्थियों, नेक्स्ट है एक व्यक्ति द्वारा फर्म या व्यक्तियों के समुदाय को संपत्ति के हस्तांतरण पर पूंजी लाभ की गणना धारा 45(3) के अनुसार किस प्रकार से की जाती है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा अपने कोई पूंजी संपत्ति निम्न संस्थाओं को पूंजी संपत्ति के रूप में या अन्य किसी हस्तांतरित की जाती है तो ऐसे हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाला लाभ पूंजी लाभ के रूप में योग्य माना जाता है। ऐसी फर्म जिसमें साझेदार है या साझेदार बन जाता है, व्यक्तियों के ऐसे समुदाय को जिसका सदस्य अथवा सदस्य बन जाता है, उक्त लाभ उस गत वर्ष की आय माना जाएगा जिसमें पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण हुआ है।
पूंजी लाभों की गणना करने के लिए इस प्रकार स्थानांतरित संपत्ति से प्राप्त एवं उपार्जित प्रतिफल वह धनराशि होगी जिस पर उस फर्म या व्यक्तियों के समुदाय ने अपने पुस्तकों में लेखा किया है। इस प्रतिफल में से प्राप्त करने की लागत एवं स्थानांतरण खर्चे घटा के पूंजी लाभ की राशि ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट आता है इसमें फर्म एवं व्यक्तियों के समुदाय के विघटन और संपत्तियों के वितरण की दशा में पूंजी लाभ की गणना धारा 45(4) के अनुसार फर्म एवं व्यक्तियों के समुदाय के विघटन पर पूंजी संपत्ति के वितरण के रूप में पूंजी संपत्ति के स्थानांतरण से होने वाला लाभ उस गत वर्ष का पूंजी लाभ माना जाएगा जिस गत वर्ष में ऐसा हस्तांतरण हुआ है। पूंजी लाभ की गणना करने के लिए ऐसी संपत्ति के हस्तांतरण की तिथि का उचित बाजार मूल्य ही ऐसी संपत्ति के हस्तांतरण से प्राप्त प्रतिफल माना जाएगा। इस प्रतिफल में से धारा 48 में वर्णित राशियाँ घटाकर यानी प्राप्ति की लागत, सुधार की लागत और ट्रांसफर खर्चे घटाकर पूंजी लाभ की गणना की जाती है। नेक्स्ट आता है इसमें पूंजी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण पर होने वाले पूंजी लाभों की गणना। प्रिय विद्यार्थियों, यदि किसी करदाता को पूंजी संपत्ति का किसी विधान के अंतर्गत अधिग्रहण कर लिया जाता है अथवा किसी हस्तांतरण का प्रतिफल केंद्र सरकार या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित किया जाता है अथवा अनुमोदित किया जाता है तो ऐसे हस्तांतरण के लिए दी गई क्षतिपूर्ति प्रतिफल की राशि को न्यायालय, ट्रिब्यूनल या किसी सत्ता द्वारा बढ़ा दिया जाता है तो ऐसे हस्तांतरण से उत्पन्न पूंजी लाभों पर निम्न प्रकार से कर की गणना की जाती है। नंबर 1 है प्रथम बार दी गई क्षतिपूर्ति अथवा केंद्र सरकार या रिजर्व बैंक द्वारा प्रथम बार निर्धारित की गई अनुमोदित राशि के आधार पर ज्ञात किया गया पूंजी लाभ उस गत वर्ष क्या होगा जिस गत वर्ष में ऐसा हस्तांतरण हुआ है, परंतु यह उस गत वर्ष में कई होता है जिस गत वर्ष में संपूर्ण या आंशिक प्रतिफल प्रथम बार प्राप्त किया जाता है। क्षतिपूर्ति राशि न्यायालय या ट्रिब्यूनल या अन्य सत्ता के अंतरिम आदेश के तहत प्राप्त होती है तो ये राशि उस गत वर्ष के करियर की गणना में शामिल किया जाएगी जिस गत वर्ष में अंतरिम आदेश यानी फाइनल ऑर्डर जारी होंगे। नंबर 2 क्षतिपूर्ति एवं प्रतिफल राशि में न्यायालय या ट्रिब्यूनल या अन्य सत्ता द्वारा जितनी राशि से वृद्धि की जाती है वह राशि उस गत वर्ष की पूंजी लाभ शीर्षक में आय मानी जाएगी जिस गत वर्ष में बढ़ी हुई राशि करदाता को प्राप्त होती है। बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति संपत्ति प्राप्त होने लागत अथवा सुधार लागत शून्य मानी जाती है। क्षतिपूर्ति राशि को प्राप्त करने के लिए किए गए व्यय एवं क्षतिपूर्ति राशि को बढ़ाने के लिए किए गए परिवादी कानूनी व्यय हस्तांतरण व्यय के रूप में कटौती योग्य माने जाते हैं। यदि हस्तांतरणकर्ता की मृत्यु हो जाने के कारण या अन्य किसी कारण से इस उपधारा में बढ़ी हुई राशि किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त होती है तो ये राशि उस व्यक्ति की पूंजी लाभ शीर्षक की आय बन जाएगी जो इसे प्राप्त करता है। बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति प्राप्त होने पर करदाता को उसके विनियोग के लिए संबंधित धारा के प्रावधानों के अनुसार अतिरिक्त समय मिलता है जिसमें वह अतिरिक्त राशि का विनियोग करके छूट प्राप्त कर सकता है। अंतरिम आदेश के तहत प्राप्त राशि का विनियोग राशि के प्राप्त होने की तिथि के आधार पर करके छूट प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट आता है इसमें डिपॉजिटरी द्वारा प्रतिभूतियों का विक्रय किए जाने पर धारा 45(2)(a) के तहत पूंजी लाभ की गणना करना। डिपॉजिटरी शेयर से कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत ऐसी कंपनी से है जिसे भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय अधिनियम यानी सेबी की धारा 12(1)(a) के तहत पंजीकरण का प्रमाण पत्र स्वीकृत किया गया है। वर्तमान समय में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय सामान्यतः इन डिपॉजिटरी के माध्यम से किया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति जो अपनी प्रतिभूतियाँ इन डिपॉजिटरी के माध्यम से बेचना चाहे वो अपनी प्रतिभूतियाँ किसी डिपॉजिटरी के पास जमा करा देता है। इसी दशा में प्रतिभूति का भौतिक अस्तित्व समाप्त कर इलेक्ट्रॉनिक नंबर प्रदान किए जाते हैं एवं प्रतिभूति विक्रय की दशा में डिपॉजिटरी ही उनका हस्तांतरण करता है। प्रतिभूति विक्रय पर डिपॉजिटरी पर आयकर नहीं लगेगा। हिताधिकारी जिसने प्रतिभूति डिपॉजिटरी को जमा कराई है तथा जिसका नाम डिपॉजिटरी के यहाँ पर दर्ज है उस पर सामान्य रूप से प्रकार का आयकर लगेगा जैसे उसी ने प्रतिभूतियों का विक्रय किया है। यदि किसी हिताधिकारी ने किसी डिपॉजिटरी के पास किसी कंपनी की विशिष्ट प्रतिभूति कई बार अलग अलग जमा कराई है तो जब भी इनका विक्रय होगा तब ऐसा विक्रय प्रथम आगम प्रथम यानी फिप्पो बेसिस पर माना जाएगा। तो विद्यार्थियों, इस
विशिष्ट परिस्थिति में अगला आता है भूमि एवं भवन के संयुक्त विकास समझौते की दशा में पूंजी लाभों की गणना। धारा 45(5) है, यदि कोई व्यक्ति या हिंदू अविवाहित परिवार करदाता अपनी भूमि या भवन या दोनों को इस समझौते के तहत हस्तांतरित करता है कि दूसरा व्यक्ति उस भूमि भवन या दोनों पर एक नई भवन परियोजना विकसित करे तथा इस नए विकसित भवन का एक हिस्सा प्रतिफल के रूप में नगद राशि के साथ या बिना नगद राशि के साथ उस व्यक्ति या हिंदू परिवार को दे, तो जिस गत वर्ष में सक्षम अधिकारी द्वारा परियोजना की संपूर्ण या आंशिक पूर्णता का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, उस गत वर्ष पूंजी लाभ कर योग्य होंगे। पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि को परियोजना में मिलने वाले हिस्से के स्टाम्प ड्यूटी मूल्य को पूर्ण प्रतिफल माना जाएगा। यदि नगद राशि का भी भुगतान किया जाता है तो स्टाम्प ड्यूटी मूल्य में नगद राशि जोड़कर पूर्ण प्रतिफल ज्ञात किया जाएगा। यदि वे व्यक्ति अथवा हिंदू परिवार करदाता पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने से पूर्व अपना हिस्सा हस्तांतरित कर देता है तो पूंजी लाभ हिस्सा हस्तांतरित किए जाने वाले गत वर्ष में कर योग्य होंगे। ऐसे हस्तांतरण के प्रतिफल का निर्धारण इस धारा के अंतर्गत नहीं किया जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, इस श्रेणी में नेक्स्ट आता है धारा 80(b) में उल्लेखित यूनिटों के पुनः खरीदे जाने पर उत्पन्न पूंजी लाभ की गणना। धारा 45(6). धारा 80(b) वर्णित यूनिटों को यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा पुनः क्रय किए जाने पर पुनः खरीद मूल्य एवं उनके पूंजी मूल्य का अंतर उस गत वर्ष का पूंजी लाभ माना जाएगा जिस गत वर्ष में उनको पुनः क्रय किया जाता है अथवा निर्दिष्ट योजना को बंद कर दिया जाता है। पूंजी मूल्य से अभिप्राय उस मूल्य से होगा जिस पर करदाता ने इन यूनिटों को प्राप्त किया था। धारा 80(b) के तहत यह छूट 31 मार्च 1992 तक किए गए विनियोग के संबंध में दी गई थी। करदाता को कर योग्य पूंजी लाभ ज्ञात करते समय लागत को निर्देशित करने का लाभ मिलेगा। इसे अन्य साधनों से वाले अध्याय में भी अलग से आपको समझाएंगे, क्योंकि ये पूंजी लाभ व अन्य साधनों से इन दोनों में से किसी भी हेड में करी हो सकती है, ये करदाता के विकल्प पर निर्भर करता है। नेक्स्ट आता है इसमें समापन दशा में कंपनी द्वारा वितरित संपत्तियों पर पूंजी लाभ। धारा 46। कंपनी के समापन की दशा में कंपनी द्वारा अंशधारियों को किया गया संपत्तियों का वितरण धारा 45 के उद्देश्य के लिए हस्तांतरण नहीं माना जाता है, अतः कंपनी को पूंजी लाभ नहीं होता, परंतु अंशधारी को प्राप्त राशि या अन्य संपत्तियों के संबंधी पूंजी लाभ कर योग्य होगा। कर योग्य पूंजी लाभ की गणना के लिए पहले तो अंशधारी को प्राप्त धन या अन्य संपत्तियों के बाजार मूल्य में से धारा 2(22)(c) के तहत माना गया लाभांश घटा दिया जाता है। शेष राशि में से अंशधारी के अंशों को प्राप्त करने लागत अथवा निर्देशित लागत जैसी भी स्थिति हो घटाकर पूंजी लाभ की गणना की जाती है। तो विद्यार्थियों, नेक्स्ट आता है इसमें कंपनी द्वारा स्वयं के अंशों अथवा अन्य निर्दिष्ट प्रतिभूतियों को खरीदने पर पूंजी लाभ। धारा 46(a). यदि कोई अंशधारी अथवा निर्दिष्ट प्रतिभूतियों का धारक किसी कंपनी से स्वयं के अंशों अथवा निर्दिष्ट प्रतिभूतियों के क्रय करने के बदले प्रतिफल प्राप्त करता है तो अंशधारी अथवा निर्दिष्ट प्रतिभूतियों के धारक के लिए इनकी प्राप्त करने की लागत अथवा निर्देशित लागत जैसी भी स्थिति हो तथा कंपनी से प्राप्त प्रतिफल के मूल्य का अंतर उस गत वर्ष का पूंजी लाभ माना जाएगा जिस गत वर्ष में कंपनी द्वारा ऐसे अंश अथवा निर्दिष्ट प्रतिभूतियाँ क्रय की जाती हैं। नेक्स्ट आता है ऋण पत्रों के अंशों में परिवर्तन की दशा में पूंजी लाभ की गणना। प्रिय विद्यार्थियों, यदि किसी कंपनी द्वारा उसके ऋण पत्रों को अथवा उसके किसी भाग को अंशों में परिवर्तित किया जाता है तो इसे हस्तांतरण नहीं माना जाता है तथा उस वर्ष ऋण पत्र धारी को कोई पूंजी लाभ नहीं माना जाता है, परंतु जब इन अंशों को बेचा जाता है तो उस वर्ष पूंजी लाभ कर योग्य होता है। इन अंशों को प्राप्त करने लागत ऋण पत्र की वह राशि या ऋण पत्र की राशि का वह भाग होगा जिसके लिए अंश आवंटित किए गए थे। इन अंशों के रखने की अवधि मूल ऋण पत्र आवंटन की तिथि से गिनी जाएगी तथा अंशों के आवंटन के वर्ष के लागत स्फीति सूचकांक का प्रयोग करके इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की गणना की जाती है। नेक्स्ट आता है इसमें अधिमान अंशों यानी प्रेफरेंस शेयर्स के समतांशों में परिवर्तन की दशा में पूंजी लाभ। प्रिय विद्यार्थियों, यद्यपि ऋण पत्रों को समतांशों में परिवर्तन करने को हस्तांतरण नहीं माना जाता, परंतु अधिमान अंशों को समतांश में परिवर्तन करने पर हस्तांतरण माना जाता था तथा अंशधारी के लिए पूंजी लाभ कर योग्य होता था। ऐसी स्थिति में समतांशों
कि आवंटन की तिथि को इनका उचित बाजार मूल्य स्थानांतरण का पूर्ण प्रतीक माना जाता था। गत वर्ष 17-18 से अधिमान अंशों के समता में परिवर्तन करने को स्थानांतरण नहीं माना जाएगा तथा उस वर्ष पूर्वाधिकार अंशधारी को कोई पूंजी लाभ नहीं माना जाएगा, परंतु समतांशों को जिस वर्ष बेचा जाएगा उस पर पूंजी लाभ कर योग्य होंगे। इन समतांशों को प्राप्त करने की लागत पूर्वाधिकार अंशों की राशि का वह भाग होगा जिसके लिए ये अंश आवंटित किए गए थे। इन अंशों को खरीदने की अवधि में पूर्वाधिकार अंशों के रखने की अवधि को भी शामिल किया जाएगा तथा समतांशों के आवंटन के वर्ष में लागत स्फीति सूचकांक का प्रयोग करके सूचकांकित लागत यानी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की गणना की जाएगी। प्रिय विद्यार्थियों, इस श्रेणी में नेक्स्ट आता है एक या अधिक उपक्रम अथवा विभागों के सामूहिक विक्रय की दशा में पूंजी लाभ, धारा 50B। प्रिय विद्यार्थियों, यदि कोई व्यक्ति अपने एक या अधिक उपक्रम अथवा विभागों का सामूहिक विक्रय करता है तथा प्रत्येक संपत्ति या दायित्व का अलग अलग मूल्य निर्धारित नहीं करता है तो ऐसे विक्रय से होने वाला लाभ दीर्घकालीन पूंजी लाभ के रूप में कर योग्य होगा तथा इसे हस्तांतरण उत्पन्न होने वाले गत वर्ष में आय माना जाएगा। हस्तांतरण संपन्न होने वाले गत वर्ष में आय माना जाएगा, परंतु यदि सामूहिक विक्रय किया जाने वाला उपक्रम या विभाग करदाता एक स्वामित्व में 36 माह से अधिक अवधि के नहीं रहा हो तो इसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। पूंजी लाभ में गणना करने के लिए उपक्रम अथवा विभाग के शुद्ध मूल्य नेट वॉर्थ को करदाता के लिए प्राप्ति की लागत या सुधार की लागत माना जाएगा तथा इसी लागत को दीर्घकालीन पूंजी लाभ की दशा में निर्देशित भी नहीं किया जाएगा। इस धारा के उद्देश्यों के लिए शुद्ध नेट मूल्य यानी नेट वॉर्थ की गणना करने के लिए उस उपक्रम या विभाग की सभी संपत्तियों के मूल्यों के योग में से उसके दायित्वों को घटा दिया जाएगा। ये मूल्य वही होंगे जो लेखा पुस्तकों में लिखे हुए हैं, परंतु पुनर्मूल्यांकन के कारण संपत्तियों के मूल्य में होने वाले किसी भी परिवर्तन को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। सभी संपत्तियों के मूल्य का योग करते समय विभिन्न संपत्तियों को निम्न मूल्यों पर लिया जाएगा। राशि की संपत्तियों को संबंधित समूह या प्रयोग मूल्य पर, ऐसी पूर्ण संपत्ति जिसके संबंधी पूर्व में कोई व्यक्ति छूट धारा 35A के तहत दे देगी तो इसके शून्य लागत पर, और अन्य संपत्तियों को पुस्तक मूल्य पर लिया जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, नेक्स्ट हम जो चर्चा करने जा रहे हैं विशेष संपत्ति की, वो है ह्रासयोग्य पूर्ण संपत्तियों की दशा में पूंजी लाभ की गणना। आयकर अधिनियम की धारा 50 के अनुसार ह्रासयोग्य संपत्तियों पर पूंजी लाभ की गणना करने की निम्न की 2 परिस्थितियां हो सकती हैं। जब समूह की सभी संपत्तियों को हस्तांतरित किया जाए, जबकि समूह में से कुछ संपत्तियों को ट्रांसफर किया जाए। पहला, जब किसी समूह की सभी संपत्तियों को हस्तांतरित नहीं की गई हो। जब ह्रासयोग्य संपत्तियों के किसी समूह की एक या अधिक संपत्तियां गत वर्ष में के दौरान हस्तांतरित की जाती हैं, परंतु समूह की सभी संपत्तियों को ट्रांसफर नहीं किया जाता है तो हस्तांतरण या प्रस्तांतरण की प्राप्त या उपार्जित संपूर्ण प्रतिफल की राशि में से अधिक के गौरव मूल्य माना जाएगा। यानी ये 3 चीज़ें घटाई जाएंगी और शेष को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। ऐसे हस्तांतरण के संबंध में किए गए हुए गत वर्ष प्रारंभिक संपत्तियों के समूह का अपेक्षित मूल्य और गत वर्ष के दौरान समूह में प्राप्त की गई संपत्तियों की प्राप्ति की लागत। उक्त परिस्थितियों में इस समूह के संबंध में कोई ह्रास छूट स्वीकृत नहीं होगी। इसके विपरीत उपरोक्त राशियों का योग प्राप्त प्रतिफल से अधिक है तो इसे पूंजी हानि नहीं कहा जाएगा, बल्कि शेष राशि में ह्रास की छूट निर्धारित दरों से स्वीकृत की जाती है। नंबर 2 है जब समूह की सभी संपत्तियों को ट्रांसफर किया जाता है। यदि गत वर्ष के दौरान किसी समूह की सभी संपत्तियां हस्तांतरित की गई हों तथा इसे हस्तांतरण या हस्तांतरणों से प्राप्ति उपार्जित संपूर्ण प्रतिफल निम्न राशियों से अधिक है तो अधिक के अल्पकालीन पूंजी लाभ माना जाएगा। ऐसे हस्तांतरण या हस्तांतरणों के संबंध में किए गए ट्रांसफर एक्सपेंसेस और गत वर्ष की प्रथम तिथि को उस ब्लॉक का रिटर्न डाउन वैल्यू और गत वर्ष के दौरान प्राप्त की गई संपत्ति की वास्तविक लागत। यदि तीनों राशियों के योग से प्राप्त अवधि कम है तो अंतरिक राशि उस गत वर्ष की अल्पकालीन पूंजी हानि मानी जाती है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि यदि ब्लॉक की सभी संपत्तियों को ट्रांसफर कर दिया जाता है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस दोनों ही स्थितियों में गणना की जाती है। और यदि ब्लॉक में से कुछ संपत्तियां ट्रांसफर की जाती है, इस पूरे ब्लॉक का ट्रांसफर नहीं किया जाता है तो उस स्थिति में लाभ होने की दशा में गणना की जाती है। और गणना में यदि हानि आ रही हो
तो उसकी गणना नहीं की जाती है। इसलिए ये अंतर आपको समझना अति आवश्यक है। और नेक्स्ट स्टॉक एक्सचेंज के कंपनीकरण अथवा पृथकीकरण पर प्राप्त अंशों एवं कार्य करने के अधिकार के स्थानांतरण को पूंजी लाभ। प्रिय विद्यार्थी, यदि किसी स्टॉक एक्सचेंज को कंपनी में परिवर्तित किया जाता है तथा पुराने एक्सचेंज के सदस्यों को नए एक्सचेंज के क्षमतांशों एवं उसमें कार्य करने का अधिकार आवंटित किया जाता है, तो ऐसे अंशों एवं कार्य करने के अधिकार के स्थानांतरण पूंजी लाभ संबंधी प्रावधान इस प्रकार से लागू होंगे। नंबर 1 है पूर्ण संपत्ति की प्राप्ति लागत। अंशों की दशा में पुराने स्टॉक एक्सचेंज के में सदस्यता टिकट प्राप्त करने की लागत। और नंबर 2 कार्य करने के अधिकार की दशा में शून्य। संपत्ति को धारण करने की अवधि दोनों संपत्तियों के लिए पुराने स्टॉक एक्सचेंज की सदस्यता प्राप्त करने की तिथि से। और नंबर 3 है लागत निर्देशित करने के लिए निर्देश सूचकांक का प्रयोग जिस गत वर्ष में नए स्टॉक एक्सचेंज के अंश प्राप्त हुए हैं उससे गुणा करके इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की गणना की जाती है और पूंजी लाभ की गणना की जाती है। इस तरह से हमने विशेष परिस्थितियों में पूंजी लाभ की गणना संबंधी प्रावधानों की चर्चा की है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं समझता हूँ इस वीडियो को आप अवश्य सुनें, ये आपके लिए बहुत ही लाभदायी सिद्ध होगा। ये परीक्षा दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही है, बाकी आपके व्यवहारिक जीवन में भी आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाला है। इसलिए आप इसको ज़रूर सुनें और अपने साथियों को भी सुनने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद।